Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. I am Asadullah, subject specialist in physics at DPS and Inter College Sahiwal. I welcome you all to our digital classes. Let's start our today's lesson. प्रीवियस नॉलेज में हम उन टर्म्स को रिकॉल कर लेते हैं जो इस टॉपिक में इस्तेमाल होंगी। फर्स्ट, मोमेंट आर्म, the perpendicular distance between the axis of rotation and the line of action of force is called the moment arm of the force. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बॉडी है जो कि ब्लू कलर की है, उसको हमने रोटेट करवाना है। उसकी एक साइड पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और जिस लाइन के लॉन्ग फोर्स अप्लाई हो रही है उसको लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहते हैं, और जिस एक्सिस की ये बॉडी रोटेट कर रही है उसको एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से लेके एक्सिस ऑफ रोटेशन तक जो डिस्टेंस होगा उसको नाम देंगे मूवमेंट आर्म का। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रेड लाइन से जो डिस्टेंस शो किया गया है इसको नाम देते हैं मूवमेंट आर्म का, और इस डिस्टेंस को हम L से शो करते हैं। नेक्स्ट, टॉर्क, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क और मूवमेंट ऑफ फोर्स। जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं और उस फोर्स की वजह से बॉडी रोटेट करने लग जाती है या बॉडी में टर्न प्रोड्यूस हो जाता है तो फोर्स के इस इफेक्ट को नाम देते हैं टॉर्क या मूवमेंट ऑफ फोर्स का। नेट फोर्स, द नेट फोर्स इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस दैट एक्ट अपॉन एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट पे जितनी भी फोर्सेस लग रही होती हैं, अगर हम उनको वेक्टर एडिशन के तरीके से सम करें तो उनके सम के नतीजे में जो सिंगल फोर्स हासिल होगी उसको नाम देंगे नेट फोर्स का। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस आर द फोर्सेस दैट आर पैरेलल बट हैव डायरेक्शंस ऑपोजिट टू ईच अदर। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस ऐसी फोर्सेस होती हैं जो एक दूसरे के पैरेलल तो होती हैं लेकिन डायरेक्शन में एक दूसरे के ऑपोजिट होती हैं। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस वाला टॉपिक पढ़ते हुए आपने एग्जांपल देखी थी कि ये फोर्सेस या तो एक ही लाइन के लॉन्ग हो सकती हैं या इनकी लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे से डिफरेंट हो सकती है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हाउएवर शॉर्ट द इंटरवल्स मे बी। अगर कोई बॉडी वक्त के इक्वल इंटरवल्स में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे तो तब जो उसकी वेलोसिटी होगी उसको नाम देंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मिसाल के तौर पे अगर एक बॉडी एक सेकंड में 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर करती है तो वो नेक्स्ट सेकंड में भी 2 मीटर कवर करेगी, तो तब जो उसकी वेलोसिटी होगी उसको नाम देंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, a body continues its state of rest or of uniform motion in a straight line provided no net force acts on it. न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में पड़ी है तो वो अपनी रेस्ट की हालत को बरकरार रखेगी, और अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रही है तो वो हमेशा यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म करती रहेगी जब तक उस पर कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं करती। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कपल। अ कपल इज फॉर्म्ड बाय टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड बट नॉट अलोंग द सेम लाइन। कपल दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की वजह से प्रोड्यूस होती है जिनकी मैग्नीट्यूड तो सेम होती है लेकिन उनकी लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे से डिफरेंट होती है। आगे हम देखते हैं कि कपल किस तरह प्रोड्यूस होता है। व्हेन ए ड्राइवर टर्न्स अ व्हीकल he applies forces that produce a torque. This torque turns the steering wheel. जब हमने किसी गाड़ी को मोड़ना हो तो हम स्टीयरिंग के ऊपर फोर्सेस अप्लाई करते हैं, उन फोर्सेस के नतीजे में टॉर्क प्रोड्यूस होता है और उस टॉर्क की वजह से स्टीयरिंग व्हील टर्न करना शुरू कर देता है, स्टीयरिंग व्हील में रोटेशन प्रोड्यूस होती है। These forces act on the opposite sides of the steering wheel as shown in figure 4.24 and are equal in magnitude but opposite in direction. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हमने स्टीयरिंग व्हील में टर्न प्रोड्यूस करना हो या गाड़ी का मोड़ काटना हो तो हम स्टीयरिंग व्हील के ऊपर फोर्सेस एक्ट करते हैं। जब हमने
मोड़ काटना हो तो हम स्टीयरिंग व्हील के ऊपर फोर्सेस अप्लाई करते हैं। एक साइड पे फोर्स ऊपर की तरफ अप्लाई करते हैं और दूसरी साइड पे फोर्स नीचे की तरफ अप्लाई करते हैं। दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन में एक दूसरे के ऑपोजिट है। यहाँ पे जो पुश लग रही है वो ऊपर की तरफ है और जो यहाँ पे पुल लग रही है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन में एक दूसरे के ऑपोजिट है और उनकी लाइन ऑफ एक्शन भी एक दूसरे से डिफरेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हमने स्टीयरिंग को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना होता है तो हम इस पे फोर्सेस अप्लाई करते हैं। यहाँ पे फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में और यहाँ पे फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जितनी फोर्स यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में लगा रहे होते हैं उतनी ही फोर्स इस पॉइंट पे नीचे की तरफ लगा रहे होते हैं। दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन में एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो इन दोनों फोर्सेस की वजह से एक नई क्वांटिटी प्रोड्यूस होती है जिसे हम नाम देते हैं कपल का। A double arm spanner is used to open a nut. Equal forces, each of magnitude F, are applied on ends A and B of a spanner in opposite direction as shown in figure 4.25. एक डबल आर्म स्पैनर की मदद से हम किसी भी नट को खोल सकते हैं। डबल आर्म स्पैनर में क्या होता है कि इसके दो एंड्स होते हैं। उन दो एंड्स पे जब हम फोर्सेस लगा के इसको रोटेट करवाते हैं तो उस रोटेशन की वजह से वो नट खुल जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसके एक एंड पे हम फोर्स ऊपर की तरफ लगाते हैं और दूसरे एंड पे फोर्स नीचे की तरफ लगाते हैं। दोनों फोर्सेस की जो मैग्नीट्यूड होती है वो एक जैसी होती है, यानी एफ फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहे हैं पॉइंट ए पे और बी पॉइंट पे फोर्स एफ नीचे की तरफ लगा रहे हैं। दोनों फोर्सेस की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है, यानी ये फोर्स अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है तो ये वाली फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यहां पे भी आप देख सकते हैं कि एक आदमी टायर का नट खोलने की कोशिश कर रहा है और इसके लिए वो डबल आर्म स्पैनर को यूज कर रहा है। इस डबल आर्म स्पैनर का जो सेंट्रल पॉइंट है जिसको हमने यहाँ पे ओ से रिप्रेजेंट किया, ये डबल आर्म स्पैनर इस पॉइंट के गिर्द रोटेट करेगा। यहाँ पे ये आदमी नट को खोलने की कोशिश कर रहा है तो वो क्या करेगा कि इस पॉइंट पे नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है और दूसरे एंड पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। जितनी फोर्स यहाँ पे नीचे की तरफ लगाएगा उतनी ही फोर्स यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा। दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन में एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो इन दोनों फोर्सेस की वजह से इस डबल आर्म स्पैनर में एक क्वांटिटी प्रोड्यूस होगी जिसको हम कपल कहते हैं। These forces form a couple that turns the spanner about the point O. इन दोनों फोर्सेस की वजह से इस स्पैनर के अंदर एक क्वांटिटी प्रोड्यूस होती है जिसे हम कपल कहते हैं और ये डबल आर्म स्पैनर इस सेंट्रल पॉइंट O के गिर्द रोटेट कर रहा होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब ये डबल आर्म स्पैनर रोटेट करेगा तो ये इस सेंट्रल पॉइंट O के गिर्द रोटेट करेगा। The torques produced by both the forces of a couple have the same direction. इन दोनों फोर्सेस की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा, जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, उसकी डायरेक्शन सेम होगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर ये डबल आर्म स्पैनर रोटेट करेगा तो इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी। यहाँ पे जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और इस फोर्स जो कि बी पॉइंट पे लग रही है इसकी वजह से भी जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी, यानी दोनों टॉर्क्स की जो डायरेक्शन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। दोनों टॉर्क्स की डायरेक्शन सेम होगी। Thus the total torque produced by the couple will be, तो इस कपल की वजह से जो टोटल टॉर्क प्रोड्यूस होगा हम उसको मैथमेटिकली किस तरह लिखेंगे? टोटल टॉर्क ऑफ द कपल इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई ओ ए प्लस एफ मल्टीप्लाई ओ बी। अब टॉर्क क्या होता है? फोर्स इंटू मोमेंट आर्म। तो पॉइंट ए पे लगने वाली फोर्स एफ और इसका मोमेंट आर्म क्या बनेगा? ओ से लेके ए तक। और दूसरी जो फोर्स बी पॉइंट पे लग रही है इसका मोमेंट आर्म क्या होगा? ओ से लेके बी तक, यानी एक मोमेंट आर्म ओ ए और दूसरा मोमेंट आर्म ओ बी। जब टॉर्क की वैल्यू निकालेंगे तो फोर्स मल्टीप्लाई मोमेंट आर्म जो कि ओ ए है प्लस फोर्स एफ जो बी पॉइंट पे लग रही है मल्टीप्लाई मोमेंट आर्म जो ओ बी है।
चूंकि दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड सेम है तो दोनों टर्म्स में से F की वैल्यू कॉमन आ जाएगी और जो दोनों मोमेंट आर्म होंगे हम उनकी वैल्यूज को ऐड कर देंगे, यानी F इंटू ओ ए प्लस ओ बी। तो टॉर्क ऑफ द कपल इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई ए बी आ गया। ओ ए प्लस ओ बी दोनों मोमेंट आर्म को सम किया तो वो टोटल लेंथ ए बी के इक्वल आ गया। तो कपल की वजह से जो टोटल टॉर्क प्रोड्यूस होगा उसकी मैथमेटिकल वैल्यू क्या होगी, F मल्टीप्लाई ए बी। इक्वेशन 1 gives the torque produced by a couple of forces F and F separated by distance AB। तो जो मैथमेटिकल वैल्यू हमने निकाली टॉर्क के लिए जो कपल की वजह से प्रोड्यूस हो रहा था, दो फोर्सेस एक्ट कर रही थी जिनकी मैग्नीट्यूड F और F थी और वो दोनों फोर्सेस एक दूसरे से AB डिस्टेंस पे थी। The torque of a couple is given by the product of one of the two forces and the perpendicular distance between them। जो टॉर्क की वैल्यू आ रही है वो दोनों फोर्सेस में से एक फोर्स को चूज करेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे जो टोटल लेंथ आ रही होगी एक फोर्स से लेके दूसरी फोर्स तक, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल टॉर्क आ जाएगा। डेली लाइफ में आप साइकिलिंग करते रहते हैं, साइकिलिंग के लिए आप पैडल यूज करते हैं। आपने देखा होगा कि पैडल के एक हिस्से पे आप आगे की तरफ फोर्स लगा रहे होते हैं और दूसरे हिस्से पे पीछे की तरफ फोर्स लगा रहे होते हैं। जितनी फोर्स आगे की तरफ लगाएंगे उतनी ही फोर्स पीछे की तरफ लगाएंगे। तो इन दोनों फोर्सेस की वजह से कपल प्रोड्यूस होगा। उस कपल की वजह से ये जो टूथ व्हील होगा उसके अंदर टॉर्क प्रोड्यूस होगा। उस टॉर्क की वजह से जो पिछला टायर है वो भी रोटेट करना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम। A body is said to be in equilibrium if no net force act on it। कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में तब होगी जब उस पर कोई नेट फोर्स एक्ट ना करे। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन टेल्स अस दैट अ बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इफ नो रिजल्टेंट और नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। न्यूटन फर्स्ट लॉ के मुताबिक कोई भी बॉडी जो रेस्ट में पड़ी है या यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रही है वो अपनी रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन की हालत को तब तक बरकरार रखेगी जब तक कोई उस पर नेट फोर्स एक्ट नहीं करती। जब तक उस पर कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं करेगी वो हमेशा रेस्ट में पड़ी रहेगी। और अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रही है तो वो तब तक यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म करती रहेगी जब तक इस पर कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, अ बुक lying on a table or a picture hanging on a wall are at rest. The weight of the book acting downward is balanced by the upward direction of the table। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक बुक टेबल के ऊपर पड़ी हुई है और बुक रेस्ट में है। बुक का वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है और इस टेबल की तरफ से बुक पे ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन की फोर्स लग रही है। जितनी मैग्नीट्यूड वेट की डाउनवर्ड डायरेक्शन में है उतनी ही मैग्नीट्यूड टेबल की तरफ से इस बुक पे लगने वाली अपवर्ड फोर्स की है। दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन में एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर देंगी, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी। तो बॉडी रेस्ट पे आ जाएगी क्योंकि बॉडी पे नेट फोर्स जीरो होगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक पिक्चर है जिसको हमने स्ट्रिंग की मदद से हैंग किया हुआ है और पिक्चर रेस्ट में है। रेस्ट में है तो इसका मतलब है इस पे लगने वाले नेट फोर्सेस जीरो हैं। पिक्चर का वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है और वेट की वजह से इन स्ट्रिंग में टेंशन प्रोड्यूस होगी। जितनी मैग्नीट्यूड वेट की फोर्स की होगी उतनी मैग्नीट्यूड टेंशन की फोर्स की होगी। तो दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में एक दूसरे के इक्वल हैं लेकिन डायरेक्शन में एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगी। तो इस पिक्चर पे लगने वाली नेट फोर्स जीरो हो जाएगी। नेट फोर्स जीरो होने की वजह से ये पिक्चर रेस्ट में होगी। इन केस ऑफ ऑब्जेक्ट्स मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन देम इज जीरो। जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है तो उस पे लगने वाली रिजल्टेंट फोर्स जीरो होती है। न्यूटन सेकंड लॉ हमने पढ़ा जिसके मुताबिक जब किसी बॉडी पे नेट फोर्स एक्ट करती है तो बॉडी में नेट फोर्स की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करने का मतलब क्या है कि बॉडी में कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस
नहीं हो रहा, यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है। जब एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब है कि बॉडी पे कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रही, बॉडी पे एक्ट करने वाली नेट फोर्स 0 है। A car moving with uniform velocity on a leveled road and an aeroplane flying in the air with uniform velocity are the examples of bodies in equilibrium. एक कार जो लेवल रोड पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है और एक एरोप्लेन जो हवा में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है, ये दोनों बॉडीज इक्विलिब्रियम में होंगी क्योंकि इन पे लगने वाली नेट फोर्स 0 है। A body in equilibrium thus remains at rest or moves with uniform velocity. तो इक्विलिब्रियम में कौन सी बॉडी होगी, जो रेस्ट में पड़ी हो या जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो। नेक्स्ट, कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम। In the above examples, we see that a body at rest or in uniform motion is in equilibrium if the resultant force acting on it is 0. हमने पढ़ा कि जब भी कोई बॉडी रेस्ट पे हो या यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रही हो तो वो इक्विलिब्रियम में होती हैं और उन पे लगने वाली नेट फोर्स 0 होती है। फॉर अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम इट मस्ट सेटिस्फाई सर्टेन कंडीशन। किसी बॉडी के इक्विलिब्रियम में होने के लिए सर्टेन कंडीशंस होती हैं कि अगर वो उन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा तो फिर हम कह सकेंगे कि वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है। देयर आर 2 कंडीशंस फॉर अ बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम। किसी बॉडी के इक्विलिब्रियम में होने के लिए 2 कंडीशंस लाजमी हैं। फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, अ बॉडी इज सेट टू सेटिस्फाई फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट इज 0। कोई भी बॉडी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को तब सेटिस्फाई करेगी जब उस पर लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम 0 के इक्वल होगा। लेट n number of forces F1, F2, F3 up to Fn are acting on a body such that किसी बॉडी पे nth नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रही हैं और उन तमाम का जो सम है, उन तमाम की जो एडिशन करेंगे उसका रिजल्ट 0 के इक्वल आएगा। इन तमाम फोर्सेस का जो सम होगा उसको हम समेशन F की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यानी फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक तमाम फोर्सेस का सम समेशन F इज इक्वल टू 0 होगा। The symbol summation is a Greek letter called sigma used for summation. Equation 2 is called the first condition for equilibrium. जो साइन हमने डाला है इसको सिग्मा का नाम देते हैं जो कि समेशन के लिए यूज होता है। यानी जहां पे भी ये सिग्मा का लेटर नजर आए तो इसका मतलब है कि वहां पे तमाम जो क्वांटिटीज हैं उनका सम हो रहा है। ये लेटर किसी भी क्वांटिटी के सम को शो करता है। क्योंकि हम यहाँ पे फोर्सेस को ऐड कर रहे हैं तो समेशन एफ का मतलब है कि ये जो nth नंबर तक फोर्सेस ऐड हो रही थी ये इनके सम को शो कर रहा है और वो 0 के इक्वल होंगी। तो समेशन एफ इज इक्वल टू 0 ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की मैथमेटिकल फॉर्म है। द फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम कैन आल्सो बी स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ x and y components of the forces acting on the body as। किसी भी बॉडी पे 2 कंपोनेंट्स में फोर्स लग सकती है, या तो x एक्सिस के अलॉन्ग लग सकती है और दूसरा y एक्सिस के अलॉन्ग लग सकती है। अब हम देखते हैं कि जब एक बॉडी पे x और y एक्सिस के अलॉन्ग फोर्सेस लग रही हैं तो हम उसको मैथमेटिकल फॉर्म में किस तरह लिखेंगे। अगर फोर्सेस x एक्सिस के अलॉन्ग लग रही हैं तो उन फोर्सेस को हम इस तरह लिखेंगे F1x प्लस F2x प्लस F3x प्लस Fnx। यानी x एक्सिस के लॉन्ग जो फोर्सेस लग रही होंगी हम उन तमाम फोर्सेस का सम कर लेंगे। यानी F1x जो x एक्सिस के लॉन्ग पहली फोर्स लग रही है, F2x जो x एक्सिस के लॉन्ग दूसरी फोर्स लग रही है और Fnx जो x एक्सिस के लॉन्ग nth फोर्स लग रही है। इन तमाम का सम 0 के इक्वल होगा। और जो y एक्सिस के लॉन्ग लग रही है फोर्सेस उन तमाम फोर्सेस को हमने सम कर दिया और इन तमाम फोर्सेस का जो सम होगा वो 0 के इक्वल होगा। और हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं समेशन Fx इज इक्वल टू 0 यानी x एक्सिस के लॉन्ग जितनी भी फोर्सेस लग रही होंगी उनका सम 0 के इक्वल है। और दूसरा जो फोर्सेस y एक्सिस के लॉन्ग लग रही थी उनको भी हमने सम की फॉर्म में लिख लिया यानी समेशन Fy इज इक्वल टू
0। तो जब किसी बॉडी पे एक्स एक्सिस के लॉन्ग और वाई एक्सिस के लॉन्ग लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम 0 के इक्वल होगा तो बॉडी इक्विलिब्रियम की कंडीशन में मौजूद होगी। A book lying on a table or a picture hanging on a wall are at rest and thus satisfy first condition for equilibrium। एक बुक जो किसी टेबल पे रेस्ट की हालत में पड़ी हुई है, यानी उस पे लगने वाली तमाम फोर्सेस का जो सम है वो 0 के इक्वल है, तो ये बुक इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगी। और दूसरा एक पिक्चर जो दीवार के साथ लटकाई हुई है, इस पे लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम 0 के इक्वल है, तो ये पिक्चर रेस्ट की कंडीशन में होगी। दोनों बॉडीज पे लगने वाली रिजल्टेंट फोर्सेस 0 हैं, तो इसका मतलब है कि ये दोनों बॉडीज फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई कर रही हैं। A paratrooper coming down with terminal velocity, constant velocity also satisfies first condition for equilibrium and is thus in equilibrium। एक पैराट्रूपर जो टर्मिनल वेलोसिटी से नीचे की तरफ आ रहा होता है वो भी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करता है। टर्मिनल वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी को ही कहते हैं। पैराट्रूपर का वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है और इसके वेट को अपोज करने के लिए एयर की तरफ से जो रेजिस्टेंस होगी, फ्रिक्शन होगी, वो ऊपर की तरफ एक्ट करेगी। जब पैराट्रूपर का वेट और एयर रेजिस्टेंस की वैल्यू आपस में इक्वल हो जाएंगी तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी और इस पैराट्रूपर पे लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम यानी नेट फोर्स 0 के इक्वल हो जाएगी। जब नेट फोर्स 0 हो जाएगी तो ये पैराट्रूपर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता हुआ नीचे आएगा और उस यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम नाम देते हैं टर्मिनल वेलोसिटी का। चूंकि बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है और इस पे लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम 0 है, तो ये पैराट्रूपर फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई कर रहा है। होम असाइनमेंट के लिए शॉर्ट क्वेश्चंस गिवन है। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है व्हेन अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन 2, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ मूविंग बॉडी व्हिच इज इन इक्विलिब्रियम। थर्ड क्वेश्चन है थिंक ऑफ अ बॉडी व्हिच इज एट रेस्ट बट नॉट इन इक्विलिब्रियम।